Thanks to you all students who are joining this session. It is our last unit of fourth semester, unit 5. And as you know, the name of the paper is Tourism and Heritage Management. And finally, the name of this unit is Conservation of Heritage Sites and Monuments. In this session, you will be able to understand what the tourism and heritage management is, and what is difference between sites and monuments, and why we need conservation of these heritages. And as you know, 18th April is World Heritage and Tourism Day. You must remember this day because it is one of the important question which maybe whenever we will talk about this subject. So still, if you have any question, you can ask, then I will proceed. Do you have any question? I think no. So I am just going to proceed for the next screen. It is conservation of heritage sites and monuments. Saying heritage, what is heritage? हमें जो कुछ अपने पूर्वजों से मिलता है वह सभी कुछ हेरिटेज कहलाता है, और जो कुछ हमें अपनी संस्कृति, अपने एनवायरनमेंट, अपने एंसेस्टर्स, अपने देश से नेक्स्ट जनरेशन के रूप में मिलता है, दैट इज कॉल्ड आवर नेशनल हेरिटेज। इसमें बहुत सारी वो सभी एलिमेंट्स और वो सारी सभी चीजें आती हैं जो किसी कम्युनिटी ग्रुप या सोसाइटी के अंतर्गत आती हैं, चाहे ये हमें दिखाई दें या नहीं दिखाई दें। जो भावनाएं हमारी हैं, जो हमारे विश्वास हैं, ये इंटेंजिबल्स हैं, और टेंजिबल्स में हमारा पहनना, हमारे सोशल रिचुअल्स एंड आवर वे ऑफ वर्शिप, all these things are tangible. As it is said, heritage is not static. Heritage static नहीं है, समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और जैसा कि हमारा देश जिसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, हजारों साल में बहुत सारे अलग रिलीजन्स और सेक्ट्स के लोग आए और वो हमारे साथ जुड़ते गए, और हमारी हेरिटेज और कल्चर और भी प्रॉस्परस और बेहतर होती गई। इसके साथ में यूएनओ का एक पार्ट है यूनेस्को, जिसका काम है वर्ल्ड लेवल पे जो भी इस तरीके की हेरिटेज हैं जो वर्ल्ड इम्पोर्टेंस की हैं, जैसे इंडिया में ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, तो इन्हें यूनेस्को अडॉप्ट करता है और उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत कुछ अपने लेवल पर प्रयास भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसा अभी मैंने बताया था कि बहुत सारी जो लोकेशंस हैं वो आइडेंटिफाइड हैं यूनेस्को के द्वारा, और वर्ल्ड में इस तरीके की जो बहुत ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं उन्हें यूएनओ की एक ये जो बॉडी है यूनेस्को, वो कंजर्व करती है और उन्हें आगे रख रखाव में भी काफी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सम कॉमन टाइप्स ऑफ हेरिटेज साइट्स। कुछ कॉमन टाइप की हेरिटेज साइट्स हमारे जो हैं, उनमें से एक आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल साइट्स, आप नाम से ही पता है आपको कि वे साइट्स जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारे लिए लाल किला इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए आगरा का किला इम्पोर्टेंट है, झांसी का किला इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से वर्ल्ड में पिरामिड्स हैं जो कि इजिप्ट में हैं, या वर्सलरीज प्लेस ऑफ वर्सलरीज है फ्रांस में, या इस तरीके के और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारी कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट्स वो हैं जो सांस्कृतिक साइट्स होती हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज, उनको प्रमोट करने के लिए जो हमारी एंसेस्ट्रल चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो हमारे टेम्पल्स हों, चाहे चर्च हों, या हमारे बहुत ही पवित्र धर्म के अन्य जो हैं जैसे मस्क हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो ट्रेडिशनल विलेजेस बन जाते हैं,
कई महापुरुषों से रिलेटेड हमारे गांव हैं, जैसे गांधी जी का है साबरमती, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हमारी कल्चरल साइट्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स। वो साइट्स जो समय के साथ लुप्त हो गई और उन्हें दोबारा खोज के फिर से निकाला गया। इसमें से जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स एंशियंट साइट ऑफ पोम्पेई इन इटाली और द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ माकू पिचू इन पेरू। इसी तरीके से इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो इंडियन जो हमारे आर्कियोलॉजिकल वर्क उनका रहता है, जिसमें हमारी ऐतिहासिक चीजों की वो खोज करते हैं और खुदाई करते हैं और उन्हें सामने लाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। जिसमें अभी दिल्ली में भी इंद्रप्रस्थ की खोज में बहुत सारे काम चल रहे हैं। और आपको मालूम है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही उसे खोज के निकाला गया। ये सभी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं। और इसी तरीके से इनके और भी कुछ डिविजन्स हैं जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे। देखिए, नेचुरल साइट्स, ये प्राकृतिक साइट्स होती हैं और ये प्रकृति के द्वारा बनी होती है। नेचुरल साइट्स में जैसे यहाँ दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस येलो स्टोन नेशनल पार्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स और द ग्रेटर बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीजें होती हैं। अपने यहाँ भी ऐसी प्राकृतिक रूप से बनी हुई काफी सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल हेरिटेज। इंडस्ट्रियल हेरिटेज में हमें टेक्नोलॉजिकली तरीके से जो चीजें एक विरासत के रूप में मिलती हैं। जैसे आप जानते हो, माइंस हैं और फैक्ट्रीज हैं। हमारी टेक्नोलॉजी पुराने जमाने में हम लोग बर्तन बनाने में एक्सपर्ट थे, और हीरा सोना चांदी कारपेट्स हमारे यहाँ की, और तमाम हमारे यहाँ का जो कपड़ा वगैरह बुनाई वगैरह का काम होता था, इनका एक्सपोर्ट कई कंट्रीज में होता था, जिनसे हम लोग बदले में बहुत कुछ चीजें खरीदते थे। विदेशी यहाँ व्यापार के लिए आते थे और उस समय यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जिनमें व्यापार हुआ करता था। लिविंग हेरिटेजेस में ये वो हेरिटेजेस आती हैं जो हम लोग हमारी जो सभ्यताएं जिसमें पली बड़ी और ग्रो हुई, उनके जो रीति रिवाज थे, उनके जो कस्टम्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, रिलीजियस हो, सभी तरीके की चीजें इस लिविंग हेरिटेज के अंतर्गत कवर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट, ये हमारा चैप्टर का ही काम है जो रेगुलर रहेगा। अब बात आती है हमारे मॉन्यूमेंट्स क्या हैं। मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज, इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, मॉन्यूमेंट्स आर टिपिकली लार्ज एंड एंड्यूरिंग स्ट्रक्चर्स और लैंडमार्क्स created to commemorate or memorialize a person, group, events or significant aspect of history। मतलब मॉन्यूमेंट्स हमारी कोई भी बड़ी स्ट्रक्चर्स या कोई लैंडमार्क, विशेष प्रतीक, या किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना या ऐतिहासिक रूप से महत्व वाली जगह को यादगार के रूप में बनाया जाता है। इन्हें मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। और इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने का एक कोई खास ऐतिहासिक या आर्टिस्टिक या सिंबॉलिक तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है, जो उस खास चीज को एक यादगार बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लाल किला है या लोटस टेम्पल है, दिल्ली गेट है। आपको मालूम है दिल्ली गेट क्यों बनाया गया था? और इसी तरीके से ताजमहल है। Monuments serve a variety of purpose, including honoring individuals or a group, commemorating significant events, expressing cultural identity, and preserving history for future generations। Monuments हमारे जो हैं, उनका उद्देश्य किसी ग्रुप विशेष या व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, या कुछ विशेष घटनाओं को यादगार बनाने के लिए, या हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको दिखाने के लिए, या इतिहास को सुरक्षित तरीके से रख के हमारी अगली जनरेशन्स में पहुंचाने के लिए प्रयोग होता है। तो मॉन्यूमेंट्स के द्वारा ही हमारी जो वर्तमान या पास्ट की जो तमाम सारी चीजें हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। मॉन्यूमेंट्स में कुछ विशेष कैटेगरीज मैंने बांटा गया है इनको भी, जैसे स्टेचूज एंड स्क्रिप्चर्स।
तो स्टेचूज जिसमें चित्र होते हैं या चित्रकारी होती है, जहाँ पे स्क्रिप्चर्स मीन्स पत्थरों वगैरह पे काट के उन पे उस तरीके से वो डेवलप किए जाते हैं। तो इनमें भी वही होता है जो मॉन्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष की स्टैचू, जैसे आपने देखा अफगानिस्तान में बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े उनके पत्थर जो पहाड़ होते थे उन पर बनी हुई मूर्तियां थी, जिन्हें तालिबानों ने आने के बाद में तोपों से उड़ाया। इसी तरीके से कई कंट्रीज में बहुत सारे वहाँ के रिक्वायरमेंट और वहाँ के जो आइडियल्स हैं उनकी स्कल्पचर्स या स्टेचूज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, उसी तरीके से इंडिया में अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी है, यू नो वेल, वार मेमोरियल, तो बिल्ट इन ऑनर ऑफ द सोल्जर्स। तो ये मॉन्यूमेंट्स हमारे वो हैं जो हमारे जो सिपाही या सिविलियंस जो युद्ध के समय पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनकी यादगार में ये बनाए जाते हैं। वियतनाम में वेटन मेमोरियल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन सिनोटा इन लंदन आर नोटेबल एग्जांपल्स। तो वेटन मेमोरियल जो है एक है। इसी तरीके से अपने इंडिया में भी वार मेमोरियल अभी बनाया गया इंडिया गेट पे, आप लोगों को मालूम है। उसमें काफी जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार और तमाम जो वार हुए हैं उनसे रिलेटेड चीजें प्रदर्शित की गई हैं। इसी तरीके से ताज उसमें लाल किले में अगर आप जाएंगे तो शायद उसमें महाराणा प्रताप वगैरह के भी एक म्यूजियम है जिसमें उनसे संबंधित चीजें रखी गई हैं। आर्किटेक्चरल म्यूजियम मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत वो सारे बिल्डिंग्स और चीजें आती हैं जहां पर ऐतिहासिक रूप से जो आर्किटेक्चरल वर्क होता है, मतलब शिल्प या आर्किटेक्ट आप जानते हैं नक्शे वगैरह बनाते हैं जो मकान बिल्डिंग्स या इस तरीके के नक्शे बनाते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को किसने बनाया था मालूम है आप लोगों को? किसी को पता है पार्लियामेंट का डिजाइनर कौन था? पार्लियामेंट का जो पूरा एरिया है उसको लुटियंस जोन्स भी कहा जाता है। तो सर लुटियंस ने उसको बनाया था, और ये एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसे रायसेना हिल्स के नाम से जाता था। तो राष्ट्रपति भवन भी अभी जो है वो रायसेना हिल्स में ही स्थित है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा क्या हिस्ट्री और किस तरीके से है। इसी तरीके से हमारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उनमें, हमारे इंडिया में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में आप जानते हैं लाल किला है, ताजमहल है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, या इसी तरीके से जो पिरामिड्स हैं ग्रीक के, वो मॉन्यूमेंट्स में म्यूसोलियम्स भी आते हैं। इनमें क्या होता है, टॉम्स होते हैं, और ये व्यक्ति विशेष या परिवारों के होते हैं। और इनमें जैसे ताजमहल भी इसी कैटेगरी में आता है जो मुस्लिमियन मॉन्यूमेंट है। ताजमहल आपको मालूम है किसकी याद में बनाया गया था, और ये एक मकबरा है ना। और नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, सांस्कृतिक और धार्मिक मॉन्यूमेंट्स। तो जैसा कि नाम से ही पता है ये किसी संस्कृति विशेष को प्रदर्शित करने के लिए या किसी धर्म विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे सच एज टेम्पल्स, मंदिर आप जानते हैं, चर्च आप जानते हैं, मस्क आप जानते हैं, पगोडाज। पगोडा जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? कोई जानता हो तो बताइए। देखिए जब मैं कोर्स कवर करता हूँ तो कोर्स बहुत तेजी के साथ कवर होता है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक इसीलिए लगाता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट केवल कोर्स कवर करना नहीं है। कोई बताएगा पगोड़ा किसे कहते हैं? अगर पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। पता है किसी को? हाँ सर, ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है। यस, बुद्धिज्म में होते हैं। और बुद्धिज्म में जो वर्शिप प्लेसेस अगर इन्हें कहें तो कहना शायद बेहतर नहीं होगा, ये मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, ध्यान केंद्र होते हैं। और पगोडाज में क्या होता है कि एक बड़े स्ट्रक्चर में छोटे छोटे से रूम्स बना दिए जाते हैं जिनमें एक आदमी बैठ सकता है, वो सो भी नहीं सकता, सीधे तरीके लेट भी नहीं सकता है ना। तो ध्यान में इसमें बैठते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो पगोड़ा है
और इनकी जो ध्यान की विधि है उसको विपश्यना कहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा पगोड़ा जो है वो इंटरनेशनल विपश्यना सेंटर मुंबई में है। जो मुंबई में वो है, क्या नाम, वाटर पार्क है, कौन सा बड़ा फेमस वाटर पार्क है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। एसल वर्ल्ड, उसके पास में ही है। और ये इतना बड़ा पगोड़ा है, मतलब वो है विपश्यना सेंटर है जिसमें 5,000 लोग एक टाइम में ध्यान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी कलाकारी ये है, आप चाहें तो उसको इंटरनेट पे ढूंढना और देखना, जानने की कोशिश करना, कि इस पूरे इतने बड़ी स्ट्रक्चर में बीच में कोई पिलर नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है ये, जो देखने लायक है। इसी तरीके से आर्कोपोलिस ग्रीक में, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में, और काबा मक्का में, इसी तरीके के ये हमारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं। हिस्टोरिकल मार्कर्स एंड प्लेक्स, these are often smaller than other monuments, but serve to mark specific historical sites, event, or location of importance. Historical markers and plaque can be found in cities, towns, and at specific historical site worldwide. तो ये हिस्टोरिकल मार्कर्स जो है ना, जैसे मार्कर से सबसे ही पता लगता है कि ऐतिहासिक स्थान है ये, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं है। जैसे आपके आगरा में सिकंदरा है, या ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी सी जगह हैं। तो ये हिस्टोरिकल मार्क्स हैं, ये सभी मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या है? ये ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो है वो या तो हमारे किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा नियंत्रित होता है, या उन्हीं के द्वारा मैनेज होता होता है, या हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इनकी देखभाल करता है। हेरिटेज बिल्डिंग्स का मतलब है जिन्हें विरासत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, अपना लिया गया है, और उन्हें उसकी मान्यता मिली है। हेरिटेज बिल्डिंग जब किसी को डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं, और उसके आसपास पे भी ये अप्लाई होते हैं, है ना। नेक्स्ट है हेरिटेज प्रेसिनेक्ट, पर स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है, PRECINCT। ये प्रेसिनेक्ट मीन्स क्या होता है जानते हैं आप लोग? ये जो आपको दिख रहे हैं ये हेरिटेज प्रेसिनेक्ट है, मॉन्यूमेंट्स नहीं है। क्या होते हैं, अंतर मालूम है? इसमें क्या होता है कि जैसे इसके आगे कोई जगह है जो हेरिटेज है, तो उससे लगा हुआ मोहल्ला क्षेत्र, या आने वाली गलियां, या बाउंड्रीज, या एरिया जो उस क्षेत्र से लगा हुआ होता है उसको प्रेसिनेक्ट कहते हैं, हेरिटेज प्रेसिनेक्ट। तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रही हो सकता है ये ऐतिहासिक हो या इसके पीछे हो, तो ये गली है जहां से होके हम जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी जगह को हेरिटेज डिक्लेयर करते हैं तो हेरिटेज उस बिल्डिंग के अलावा उसका लगा हुआ क्षेत्र आधा 1 किलोमीटर का या कम, या इससे ज्यादा एरिया हो सकता है। जैसे एक ताजमहल है, तो ताजमहल का एक लंबा एरिया, इवन फिरोजाबाद तक के इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन करने वाली हैं उन्हें लगाने की अनुमति नहीं है। इतना लंबा एरिया है। चूड़ियों का कारोबार होता था, उससे जो पॉल्यूशन होता था उसको खत्म करने के लिए उन्हें गैस की एक्सेस दी गई यूनिट्स को, और फाउंड्रीज बहुत सारी थी वो बंद की गई जिससे ताजमहल को नुकसान ना हो। तो वो एरिया जो उस हेरिटेज एरिया से रिलेटेड होता है वो हेरिटेज प्रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज। तो हेरिटेज बिल्डिंग्स में कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग में गलती है तो दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। तो कंजर्वेशन आप जानते ही हैं, जैसा है वैसा ही रहे, उसको सुरक्षित हम रख पाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई मेंटेनेंस ना हो, कोई चेंजेस ना हो। और अगर इस तरीके के कोई भी चेंज या कुछ भी चीजें होती हैं तो जो गवर्निंग बॉडी है उसको देखने वाली, उसकी अनुमति के बिना नहीं होती। प्रिजर्वेशन का मतलब है
कि जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखें। और समय के साथ आपको मालूम है हर चीज डिटोरिएट होती है, हर चीज बर्बाद होती है, खत्म होती है। तो हम इनको बनाए रखने के लिए इनका मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के साथ में रिकंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन करते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा लाल किले में भी कुछ जगह प्रॉब्लम्स हुई तो उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की गई। फिर रिस्टोर या रिकंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे ऑब्जेक्ट यही रखा जाता है कि जैसा था लुक और उसकी जो हेरिटेज है वैसी ही रहे, उसमें कोई बड़ा अंतर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिजर्विंग अवर लेगेसी, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। हमारे जो हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं इनको सुरक्षित रखना आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये हमारी लीगेसी है, हमें विरासत में मिली हुई चीजें हैं। हमारा पूरा विश्व, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उससे हमारा अर्थ है कि पूरी दुनिया, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है और हम सब लोग उस कुटुंब के एक पार्ट हैं, मतलब एक परिवार के पार्ट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा ये बन जाता है फिर कि किस तरीके से हम पूरे पृथ्वी की सुरक्षा और उसकी देखभाल करें। ठीक है, अब इसमें हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफन कंसीडर्ड the guardians of our past hold within their walls the stories of ancient civilization, artistic achievements, and architectural marvel of bygone years. तो जो बीते हुए साल हैं या इराज हैं, जो बीता हुआ युग है, उस युग में हमारे पूर्वज कैसे थे, उनमें हमारा जो इतिहास है, हमारी सभ्यता है, हमारा आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स है, हमारा आर्किटेक्चरल जो एक वैभव था वो कैसा था, इन सब चीजों को अपने अंदर प्रिजर्व करे हुए हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो इनको प्रिजर्व करना हम लोगों की ड्यूटी है, जिससे हम अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में इन जो चीजें हमें मिली हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से आगे हम पहुंचा सकें। वाई हेरिटेज कंजर्वेशन मैटर्स? हेरिटेज को हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों? आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हर कोई जानना चाहता है। आप जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी के दादाजी कैसे थे, शायद उनमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा। आपके पिताजी की लाइफ कैसी रही, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आपके पिताजी आपके दादाजी के बारे में बताते होंगे, आपको पता लगता होगा उसके बारे में। आप और भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे तो उनमें और गहराई में आप जानना चाहेंगे। तो अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपने बारे में जानना किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और इसी के द्वारा हम पास्ट को जान के अपने फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। द फ्यूचर ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का फ्यूचर क्या है? इसमें न्यू चैलेंजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। हमारा अब जो हमें मिला है अपने पूर्वजों से, उसे सुरक्षित रख पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अर्बनाइजेशन होने से क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है और डिफॉरेस्टेशन है और तमाम तरीके का पॉल्यूशन है, आइदर इट में बी एयर, वाटर और वट एवर इज, तो ये सब चीजें खड़ी हो रही हैं। इसकी वजह से कंजर्वेशन आज की डेट में और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, तमाम नए तरीके, जिसमें 3D स्कैनिंग है, वर्चुअल रियलिटी है और ऑनलाइन आर्काइव्स और डॉक्यूमेंटेशंस और इनसे संबंधित जो इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें हम डिसेमिनेट करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएंगे किसी हेरिटिकल साइट पे, तो वहां पे एक QR कोड होगा। अब जैसे अधिकतर जगह पे ये यूज होने लगा है कि ये क्या है, ये कहाँ का पहाड़ है, ये कहाँ की नदी है, तो QR कोड को आप स्कैन करेंगे, सारा कुछ आपके उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। मोबाइल पर आप पढ़ सकते हैं, आपको गाइड की जरूरत नहीं है। समय के साथ चीजें चेंज होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई हेरिटेज कंजर्वेशन मैटर्स। हमारी जो विरासत है उसको सुरक्षित रखना ही हमारे लिए जरूरी क्यों है? आप जानते ही हैं
कि किसी का भी पास्ट कभी प्रेजेंट था और आज जो प्रेजेंट है वो कभी पास्ट बनेगा। तो हम अपने फ्यूचर को अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री ही हमारा हेरिटेज होता है। उससे ही जो कुछ हमें मिलता है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हर दुनिया के हर कोने में चाहे कोई भी सभ्यता हो, चाहे जिस भी लेवल पे आज की डेट में हो, उसका पास्ट अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत कुछ चीजें पता लगेंगी। आज हो सकता है कि वो कमजोर हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन पास्ट अगर उनका मैग्निफिसेंट रहा है तो किस वजह से वो पास्ट डिग्रेड हुआ, आज वो क्यों ऐसी स्थिति में है, आप जान सकते हैं। अरब कंट्रीज आज वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्रीज हैं। आप जानते हैं कभी लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, वहाँ अनाज पैदा नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में वो हमारे एशियन कंट्रीज इंडिया वगैरह के ऊपर डिपेंड रहते थे। आज वहाँ ऑयल होने की वजह से वो सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हैं। तो हमारा पास्ट कुछ था, आज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, कल कुछ और होगी। तो इन चीजों को बिना स्टडी करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आता है कि जो बिल्डिंग्स या प्रेसिडेंट्स हैं या मोन्यूमेंट्स हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। ये 3 तरीके में डिवाइडेड है, ध्यान रखिए। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में वो आती हैं चीजें जो वर्ल्ड लेवल की हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, क्या है ये, पता है ना सभी को? पिरामिड। यस, और ये इट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ऐसी हिस्टोरिकल चीजें जो पूरे वर्ल्ड लेवल की हैं, तो ऐसी चीजों को ग्रेड 1 में रखा जाता है। आपका ताजमहल भी उसी ग्रेड में आता है। ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को सुरक्षित रखना पूरे विश्व की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इनको यूनेस्को के द्वारा पूरी इंतजाम, उनकी व्यवस्था, देखभाल और सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेड 2 आया। ग्रेड 2 में ऐसी साइट्स आती हैं जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या उनका आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस नहीं है ग्रेड 1 के इक्वलेंट। तो इस तरीके की साइट्स किसी भी क्षेत्र या राज्य या उसके लिए पहचान का एक कारण होती हैं। जैसे चार मीनार के लिए हैदराबाद जाना जाता है, और इंडिया गेट के लिए बॉम्बे जाना जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे चार मीनार या इंडिया गेट की उतनी बड़ी इंपॉर्टेंस अपने आप में नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं वो हेरिटेज ग्रेड 2 में रखे जाते हैं। ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल कैथेड्रल है यूरोपियन सिटी में, तो ये मेडिवल कैसल है, मतलब किले वगैरह आते हैं इसमें जो मध्यकालीन युग में बने, वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड 3 की। तो ये लोकल्स होते हैं। ग्रेड 3 हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर लोकल और रीजनल इम्पोर्टेंस। इनकी क्षेत्रीय पहचान होती है या लोकल इनकी पहचान होती है। इंटरनेशनल या स्टेट लेवल तक भी इनकी उतनी बड़ी पहचान नहीं होती है। आपके जिले में कोई एक चीज फेमस होगी, जैसे अगर कोई छोटा जिला है, अगर हम हमारा मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पे एक महाराजा तेज सिंह का किला है, वो अपने आप में फेमस है। और यहीं पे एक पांडवों से रिलेटेड जगह है, जिसका नाम है औछा। वहाँ पे एक तालाब है, और विदुर आश्रम है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मतलब ऐतिहासिक रूप से बड़ी फेमस हैं। और यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम भीमसेन मंदिर है। और भीमसेन आपको मालूम है, जो एक कैरेक्टर है महाभारत में, भीम, तो उनसे रिलेटेड है। तो ये माना जाता है कि भीम ने कभी यहाँ इस मंदिर में शंकर जी की आराधना की थी, आज भी वो मंदिर है। तो ऐसी ये लोकल ग्रेड 3 में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो अब हमारी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनका जो कंजर्वेशन है, उनका वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है। तो आज आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग वगैरह है, जिससे हम किसी भी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कैसी है, उसकी एज कितनी होगी, इस चीज का पता लगाते हैं।
इसी तरीके से कौन से मटेरियल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर विशेष, जैसे व्हाइट मार्बल को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, या रेड स्टोन को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से हम इन चीजों का पता लगा के उस एक्सपर्टाइज को, उन चीजों को प्रिजर्व करने में सहायक होते हैं। और साइंटिफिक जो सिस्टम्स हैं उनके द्वारा हम उनको सुनिश्चित करते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो सही तरीके से अपनी जो स्टेट है उसमें रह पाए। तो इससे हम उन्हें प्रिजर्व भी करते हैं और हम आगे के लिए उन्हें सुरक्षित रख के नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए भी तैयार रहते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस की इस प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। देखिए, पहला है डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट। किसी भी बिल्डिंग या कोई चीज जो हमारे मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिक उसमें आ सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह के अंतर्गत अगर कोई नई चीज जुड़ती है तो सबसे पहले उसके लिए होता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट। उस चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि अगर खुदाई करी गई तो कब खुदाई शुरू हुई, कहाँ से खुद शुरू हुई, उसमें जो चीज एक एक चीज निकली है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसका आर्कियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व क्या है, सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व क्या है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट और असेसमेंट, उसको ये पता भी करना कि वास्तव में ये चीजें सब कुछ सही है या नहीं है। रिसर्च एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, जब हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं तभी हम उसकी खोज करते हैं और फिर हम ऐतिहासिक रूप से उसका पता लगाते हैं कि ये किस सभ्यता से या किस चीज से संबंध इसका हो सकता है और ये किस तरीके से हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन। इफ ए हिस्टोरिक बिल्डिंग इज एट रिस्क ऑफ इमीडिएट स्ट्रक्चरल फेलियर और डिटोरिएशन, स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी। देखिए, अगर हमें पता लगता है कि कोई बिल्डिंग ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गई, जैसे अभी आपने देखा था जो चार धाम है उनमें से केदारनाथ में जिस तरीके से बादल फटे थे और बहुत ही बड़ी विपदा आई थी वहां, इसलिए वहां पे जो मंदिर बना हुआ है वो एकदम ऐसी स्टेट में था कि वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता था। तो ऐसी पोजीशंस को हमें स्टेबलाइज करना है, उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होते हैं। ये स्टेबलाइजेशन के अंतर्गत आता है और ये साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में हम चलते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इधर ये जो येलो में आपको बॉक्सेस देख रहे हैं तो इनके द्वारा यहाँ पे इन्हें पॉइंट आउट किया गया है चीजों को। तो कंजर्वेशन प्लान, अब कंजर्वेशन प्लान्स में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और उनका असेसमेंट और रिसर्च करने पर हम फिर वो कंप्रहेंसिव विधियां तैयार करते हैं, वो जिनके द्वारा हम उस बिल्डिंग को या उस कोई भी मॉन्यूमेंट है या कोई भी हमारी जो धरोहर ऐसी है उसे हम किस तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे और हमें क्या करने की जरूरत है। तो हम एक कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं उसका। मटेरियल्स एनालिसिस, मटेरियल्स एनालिसिस में हम उसके यूज किए गए मटेरियल्स को वैज्ञानिक तरीके से पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज करे गए हैं, फिर उन्हें उन मटेरियल्स को किस तरीके से कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सकता है। क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग, तो आप ये जानते हैं समय समय पर डर्ट है, पॉल्यूटेंट्स हैं, बायोलॉजिकल ग्रोथ है और इस तरीके की चीजें, इन्हें कंट्रोल करना है, उसकी सरफेस को रिपेयर करना है और उसको ऐसा रखना है कि जिससे वो डैमेज कम से कम हो। रिस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, आप जानते ही हैं अगर कोई स्थिति ज्यादा डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, तो हम उसकी मरम्मत भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उसे रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, बट इट शुड बी एज पर द रूल सेट बाय द गवर्निंग बॉडीज। देखिए जो तीन कैटेगरीज हैं, ग्रेड्स हैं 1 to 3, उन तीनों के अपने अपने रूल्स हैं और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। जैसे ताजमहल के चारों तरफ का जो पर्टिकुलर एरिया जो डिफाइन किया गया होगा उनके नियमों के हिसाब से उसमें कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अधिकार, जो संबंधित अथॉरिटी है उससे अधिकार लेना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही है
कि अगर किसी भी तरीके का हमें डर है कि उसमें नुकसान होने की संभावना है तो हम उसे प्रोटेक्ट करें। कहा जाता है इट इज बेटर टू प्रिवेंट बिफोर बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो ऐसी स्थिति होगी डिटोरिएट हो, तब हम उसको मेंटेनेंस और वो करना पड़े उसका, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही हम उसको किसी भी तरीके से मेंटेन कर पाए। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि रेगुलर उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे, जैसे उसकी क्लीनिंग है, मॉनिटरिंग है, कीड़े मकोड़े हैं या कोई छोटे मोटे ऐसे इश्यूज आते हैं या वहाँ पे डैम्पिंग वगैरह बढ़ने की वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं या पॉल्यूशन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट कंट्रोल एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इज रेगुलरली बीइंग चेंज, सो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, या बिल्डिंग में इस तरीके के जो मटेरियल्स यूज हुए हैं जो ह्यूमिडिटी प्राप्त करने के बाद में जल्दी डिटोरिएट होने लगते हैं, तो इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। पब्लिक एजुकेशन एंड आउटरीच, लोगों को कैसे समझाया जाए कि जब किसी ऐतिहासिक या इस तरीके की बिल्डिंग में आप जाते हैं तो लोग टच करके फोटो खिंचवाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक एजुकेशन एंड आउटरीच ये भी सुनिश्चित करें। ऑल दीज पॉइंट्स आर part of this scientific approach. Next is monitoring and evolution and legal and ethical consideration. In next slide, this is the last slide, and this is your last unit also. Today, this will be over, and tomorrow onwards, your these classes will be discontinued. है ना? And tomorrow I will activate all the exams and you will be in touch with us through a Telegram group. If you have any problem, you can shoot a problem in that group and we will provide the solutions. And very shortly, while I will be in touch with your colleagues, I will finalize the date of your exam. And apart from exam, you have to go through different assessment procedures also that will include uh, assignments, um, and assess and marks of these exams which we are providing as practice tools to you। जो प्रैक्टिस सेट अभी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जिनको आप एवल्यूट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उनके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। हम आपको जो एक फाइनल एग्जाम होगा उसके अलावा भी एग्जामिनेशन की तमाम पॉइंट हैं जिनमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी आपने कितने ली हैं, कितने आप प्रेजेंट रहे हैं, आपने ऑनलाइन कंटेंट जो अवेलेबल हैं चाहे वो यूट्यूब पर पड़े हुए चैनल्स हैं उन्हें कितना आपने एक्सेस किया है, ये सारी चीजें उसमें कवर अप होंगी जिनके मार्क्स भी होंगे। केवल आप इसकी उम्मीद न करें कि फाइनल एग्जाम होगा कोई 50-100 क्वेश्चंस का और उसी के आधार पर ही आपको 100 मार्क्स में से आपका एवल्यूटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, सारे रिकॉर्ड्स आपके हमारे पास में है, मैंने दिखाया था कि ईच एंड एवरी मिनट वी आर मॉनिटरिंग यू ऑल, तो उस पर ध्यान दीजिए। दिस इज लास्ट स्लाइड टुडे, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। यू नो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग और उसको रेगुलर इवोल्यूट करना कि वो प्रोसेस कहाँ तक और कितनी आगे बेहतर चल पा रही है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट है लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। तो हमारे जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक पड़े तो जो लॉज हैं वो भी बनाए जाएं। एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं नैतिक कर्तव्य, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन हम नियम बना दें कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसको ये दंड दिया जाएगा, जिससे उसके अंदर डर पैदा होगा और डर की वजह से वो ऐसा करने से बचेगा। अदरवाइज कोई भी नुकसान पहुंचाने में कोई भी कभी कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। तो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड and I thank you very much all the participants who are here joined this session, and finally I will say definitely thanks to you all for joining this session, and now we will meet for the next in next semester's classes of co-curricular and
this we can say vocational courses. So if you have any question, you can ask me. Now it is over from our side, and I'm awaiting for your questions if you have any. Sir, Yes. our vocational exam will be subjective or objective type? It will be absolutely objective. Okay, sir. Right? Anybody else? एक दो दिन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा सभी को, जिसमें अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाई का, क्या रहा, आपने क्या अनुभव किया, आपकी नई कुछ अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो क्या हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए, और आपके अपने एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को लेके एक गूगल फॉर्म होगा जो हम शायद कल तक आपको प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को भरना होगा, और जो भी चीज़ें होंगी ग्रुप में हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। और इसके साथ ही इट वाज योर लास्ट क्लास टुडे। आई एम आल्सो गोइंग टू शो यू योर सिलेबस हियर, in which you can find it out that it was the last unit you might be seeing here. It was 5th unit, conservation of heritage sites and monuments. Okay, and 6th is viva boss. You know कि जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद में एक वाइवा भी होगा, उसके भी अपने मार्क्स होंगे, इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसे हल्के में न लें और ऐसा महसूस ना करें कि यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करवाएगी तो एग्जाम्स की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए ऐसा ना समझें। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? सर आप ग्रुप पे जो भी मैसेज करें टेलीग्राम पे उसको प्लीज पिन कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के इतने मैसेजेस हो जाते हैं कि फिर वो मैसेज दिखते नहीं है। यस, राइट सोनिया, आई विल डू इट। ओके सर। Any more suggestions or anything you would like to share with us? सर वोकेशनल एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा। सर कोई डेट है अभी वोकेशनल एग्जाम की? अभी फाइनल नहीं है आलिया, जैसे ही होगी फाइनल आपको बताएंगे। सर वोकेशनल का इंटरनल भी होगा? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही होंगे, और ओके सर। ये हम ही कंडक्ट करेंगे, और जल्दी ही आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट? ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। Sir, यस। sir, why is the most temples and heritage sites are prevalent in South India in spite of North India? See, one and most important thing in this regard is the invaders who invaded India. They entered India through which sides? It was northern area, or sometimes, और कौन सा एरिया था बताइए? जितने भी इन्वेडर्स आए वो कहाँ से आए? नॉर्दर्न एरिया से ही आए। पाकिस्तान हमारा पार्ट था, अफगानिस्तान हमारा पार्ट था, और ईरान इराक तक हम फैले हुए थे। तो वहां से लड़ाई लड़ते हुए, और उन्हें मालूम था कि इधर नॉर्दर्न साइड में अगर ज्यादा पीछे जाएंगे तो हिमालय है, जिसमें कोई मतलब नहीं है वहां जाने का, और वहां मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इधर जाने का मतलब है कि लास्ट में समुद्र है और आगे कुछ है नहीं। तो वो लड़ाई लड़ते हुए और वहां तक साउथ केरला तक पहुंचना, त्रिवेंद्रम तक पहुंचना तब संभव था जब यहाँ से लड़ते हुए वो निकल जाएं, राजस्थान से निकल जाएं, गुजरात से निकल जाएं, यूपी से निकल जाएं, एमपी से निकल जाएं, फिर बीच में पेशवा वगैरह का जो महाराष्ट्र वगैरह था, कर्नाटका, तैमूर, ये क्या नाम है, तमाम स्टेट्स, मतलब 580 स्टेट्स थे उस समय, राजा थे, इनसे भिड़ते हुए पहुंचेंगे तब तो वहां तक पहुंच पाएंगे।
इसीलिए चोला जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा एरिया था जब हिंदुस्तान सबसे बड़ा जियोग्राफिकली एक्सपेंडेड था। यही कारण था कि साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे वो बचे रहे, वो नहीं तोड़े गए। आपको मालूम है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के टेम्पल पे कितने बार अटैक किया? मालूम है? 100 times. 17 times, sir. 17 टाइम्स। और केवल वो वहां पे आके सोना चांदी इकट्ठा करके चला जाता था। इतना सोना चांदी होता था कि उसकी तमाम नाव उसी से भर जाती थी। और मालूम है महमूद गजनबी जो गजनी जो था उसने किसके साथ युद्ध लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? और कितने बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया और उसे माफ कर दिया? उसके बाद एक बार हराने पे वो बंधक बना के ले गया पृथ्वीराज चौहान को, और उनकी दोनों आंखें सरिया गर्म करके डाल के फोड़ दी गई। कौन था? मालूम है आप किसी को? और वो अफगानिस्तान में ही वो जगह बनी हुई है, कंधार में, जहाँ पे उसका मोहम्मद गोरी था। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मोहम्मद गोरी के बगल में ही महाराणा प्रताप का भी एक छोटा सा स्थल बना हुआ है, जहाँ पे मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, बट लोग ये कहते हैं कि जो भी कोई आता है वहाँ पे घूमने के लिए तो मोहम्मद गोरी को, क्योंकि वहाँ पे मोमडन्स हैं तो वो उन्हें रिगार्ड पे करते हैं। और महाराणा प्रताप का जो जगह है वहाँ पे कुछ जूते वगैरह मारने का कुछ प्रचलन है, कुछ ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्टली नहीं पता है। और एक मैंने पढ़ा भी था अखबारों में और देखा है, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान तक गया, मैंने ये पढ़ा है। और मतलब मीडिया के थ्रू ही जाना है कि शेर सिंह राणा अफगानिस्तान तक गए और वहां से जाके उनकी महाराणा प्रताप की जो अस्थियां थी वो अपने साथ लेके आए। एंड फॉर्चुनेटली वो अस्थियां मैनपुरी आई। और मैनपुरी में एक बड़ा प्लान था, बड़ा मंदिर बनाए जाने का, जहाँ अस्थियों को उसमें उनके फाउंडेशन स्टोन में रखा जाना था। बट क्या आगे क्या हुआ उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। आज टॉपिक है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो साउथ इंडिया का प्रिजर्वेशन का मुख्य कारण एक ये था, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें एक मुख्य कारण ये था। एनी मोर क्वेश्चंस? No, sir. So I'm just going to wind up this class today. Thank you to all join and I wish you all the best. आप लोग जो बेस्ट तैयारी का सिस्टम है, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। And the best way is you just refer to your recorded sessions. Those are available on your YouTube. So material will also be provided to you, but that will be easy accessible and easy to refresh yourself. So I'm going to stop the recording from here. Thank you all once again, and we will meet in the next session. Till then, thank you and goodbye.